हैं मीन के टाइप्स, यूजेस एंड लिमिटेशंस को। मीन यानी समांतर माध्य, हिंदी में इसे बोलते हैं हम। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को अगर हम जानते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि मीन होता क्या है। मीन होता है एक औसत की तरह, एवरेज की तरह। आप इसमें देख सकते हैं, द मीन एवरेज ऑफ अ डाटा सेट इज़ फाउंड इन द एडिंग ऑल नंबर इन द डाटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज इन द सेट। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये होता है आपका माध्य या माध्य, समांतर माध्य के रूप में भी उच्चारित करते हैं हम इसको। कभी कभी क्या होता है, मीन को औसत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का सेंस कि एक ऐसा टूल है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। ये होती है हम इसका उपयोग बेसिकली करते हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में जब हम पढ़ते हैं, सांख्यिकी में हम करते क्या है, संख्याओं का, आंकड़ों का, ठीक है, आंकड़ों से संबंधित अध्ययन करते हैं। आंकड़ों को सबसे पहले हम संग्रह करेंगे, देन उसका एनालाइजिंग करना, उसको सेट करना, ठीक है, उसको समझना और फिर उसको विश्लेषित करने के बाद उसको प्रेजेंट करना। इस तरह की क्रियाएं होती हैं, यानी सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का एकत्रीकरण, फिर सूचनाओं को वर्गीकरण और फिर सूचनाओं का विश्लेषण करना, और उसके बाद सूचना का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करके उसको हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो उसी में आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जो आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, उन आंकड़ों की टेंडेंसी को देखते हैं, उसकी ट्रेंड को देखते हैं कि वो किस तरीके पर लाई कर रहा है, किस तरह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस चीज़ को इंगित कर रहा है। तो ये तरीके से करने के लिए हम कुछ टूल का उपयोग करते हैं। उसमें से 3 टूल होते हैं मेन। समांतर माध्य होता है, माध्यिका होती है और बहुलक होता है। तो हम बात कर रहे हैं माध्य के बारे में या समांतर माध्य के बारे में। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते समय मुख्य कार्य क्या किया जाता है? सूचनाओं का संग्रह, डाटा को कलेक्ट करना, फिर इसे प्रस्तुत करना होता है लास्ट में। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, अगर हम समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य औसत के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम करते क्या हैं, उस पूरे डाटा सेट को, ठीक है, डाटा माने हो गई सूचनाओं का संग्रह, सूचनाएं जो हमने एकत्र किया है। जैसे अगर हम देखें, एक क्रिकेटर की 5 पारियों को लेकर चलते हैं, उनका रनिंग स्कोर है 50 पहली पारी में, दूसरी में 80, 112, 40 और पाँचवीं पारी उनकी 98 रनों की है। तो इसका माध्य अगर हमें निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे, हम इसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, इन आंकड़ों को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका कि सॉरी 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 कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसको डिवाइड कर देंगे, फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी आंकड़ों की केंद्रीयता को स्पष्ट करेगा। यानी अब जब हम इसको करते हैं, देखिए 380 आया, 380 को 5 से डिवाइड किया तो 76 आ रहा है। यानी जो इस क्रिकेटर की एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसका मूल्यांकन भी तो हम कर ले रहे हैं ना, कि इनकी जो पारियां हैं वो 76 के आसपास ही ट्रेंड कर रही हैं, के आसपास ही लाई कर रही हैं। तो ये होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बेसिकली होता क्या है, एक टूल होता है। कैसा टूल होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए उपयोग किया जाने वाला एक साधन है। और अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये होता है 4 प्रकार का। वैसे जनरली हम अर्थमेटिक मीन को ही समांतर माध्य के रूप में मानते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके प्रकार कितने होते हैं, तो कहीं पे 3, कहीं पे 4 बताई जाती है। तो देखते हैं, अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, जियोमेट्रिक मीन और चौथी होती है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लेकर चलें तो मेनली बेसिकली अर्थमेटिक, वेथेड और जियोमेट्रिक मीन 3 तरह की मीन होती हैं। इन मीन को और स्पष्ट करने के लिए हम आगे बनाएंगे वीडियो। अगर बात करें इसकी उपयोगिता की, यूजेस की बात करें, तो इसका उपयोग रिसर्च और अनुसंधान के लिए किया जाता है, शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में किया जाता है, और बालकों के अधिगम स्तर का कैसा है और आंकड़ों की टेंडेंसी कैसी है। जैसे कि अगर हम किसी शैक्षिक क्षेत्र में देखें तो समांतर माध्य से हम क्या निकालेंगे, एक बालक की जो मार्क गेनिंग, जो उसने अधिगम किया है, उसमें उन्होंने कितना मार्क्स पाया है, तो उसको हम औसत के रूप में व्यक्त करके उस पर्टिकुलर बालक के अधिगम स्तर को समझ सकते हैं। तो इसका उपयोग हम शैक्षिक स्तर पर देखें तो शिक्षा में शिक्षकों के स्वयं के मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है, और शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया की प्रतिपुष्टि के लिए भी किया जाता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है, कि अब कंप्लीट हुआ,
और कहाँ तक प्रतिपुष्टि उसको प्राप्ति हुई, इसके लिए भी किया जाता है। तो बेसिकली क्या है, रिसर्च और अनुसंधान के क्षेत्र में, सांख्यिकी के क्षेत्र में इसका उपयोगिता है, और बालकों के अधिगम स्तर को जांच करने में उपयोगिता है, शिक्षकों के लिए स्वयं के मूल्यांकन के लिए भी उपयोगिता है, और शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, इसमें भी इसकी उपयोगिता है। अब अगर इसकी उपयोगिता को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आंकड़ों का संग्रह बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आंकड़ों के संग्रह पर ही निर्भर करता है कि हम सही मूल्यांकन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती है। आंकड़ों के संग्रह के समय अगर हमने सही सूचना नहीं प्राप्त किया, हमें झूठ प्राप्त हुआ कोई आंकड़ा, तो ये इसका लिमिटेशन या इसकी ड्रॉबैक कहलाती है। अगर आंकड़ों के संग्रह के समय कोई असावधानी होती है, जैसे आंकड़ों के संग्रह करते समय दो तरह की होती है। पहला तो हम डायरेक्ट किसी से पूछते हैं, प्रत्यक्ष आंकड़ों का संग्रह करते हैं, सेकेंडरी करते हैं। ठीक है, आंकड़ों से ही आंकड़ों का वो कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं। तो इन दोनों में अगर कहीं पे असावधानी होती है तो हम जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके लिमिटेशंस होती है, और वास्तविकता स्थिति को छिपाया भी जा सकता है, ये भी इसकी लिमिटेशन होती है। मेनली दो लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पे आधारित होकर कई सारा हो सकता है कि हम जो वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं अगर हम आंकड़ों के संग्रह में असावधानी करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मीन, समांतर माध्य या औसत को कहा जाता है। इसको निकालने के लिए हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का उपयोग करते हैं, ये इसका फार्मूला है। तो फार्मूले को और ज़्यादा समझ लेंगे हम अगर यहाँ पर इमेज की सहायता से समझें। यहाँ पर आप देख सकते हैं और एवरेज को अच्छे से समझ सकते हैं कि हाउ टू फाइंड मीन करेंगे क्या, आंकड़ों को जोड़ दिया और आंकड़ों का एन, जो सिग्मा एफ एक्स में एन है, नंबर ऑफ सेट है, जो नंबर ऑफ डाटा है, उसको उससे डिवाइड कर दिया। अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला होता है। मीन मतलब सिग्मा एफ एक्स बटे एन। एफ एक्स या सिग्मा, सिग्मा माने यहाँ पर योग होता है, सिग्मा का उपयोग योग के लिए किया जाता है। एफ एक्स जो आंकड़े दिए गए हैं उनको जोड़िए और एन से डिवाइड कर दीजिए।